तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं उसके अंदर कितनी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज किन किन साइंटिस्टों ने दी थी। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 अभी तक नहीं पढ़ा है, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे चैनल पर पढ़िए, जाके देख लें, वरना उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आप ये जानिए कि हम एटम तो पढ़ चुके हैं, तो एटम होता क्या है मैं थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ। एटम एक गोल तरीके के एक होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, यूनिट होती है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एक यूनिट होती है, जिससे ज़्यादा कोई छोटा इस दुनिया में होता नहीं है। ये कभी भी डिवाइडेड नहीं हो सकती, इसे कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और याद रखना, दो आइटम हमेशा अलग अलग होते हैं। एक एटम अगर हाइड्रोजन का है तो एक अगर कार्बन का है, तो दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते, हमेशा अलग रहते हैं। तो ये सब हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वाली वीडियो हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि एटम के अंदर होता क्या है। इसलिए इसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम कैसा बिहेव करता है, एटम कैसा रिएक्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे ही 1920 चालू हुआ था साल, तो तभी ना साइंटिस्टों में एक होड़ लग गई थी, बहुत ज़्यादा इतनी होड़ लग गई थी कि एटम का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन एटम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटम कैसा बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट करता है। तो सारे के सारे साइंटिस्ट क्या लग गए अपनी अपनी थ्योरी देने में, अपने अपने मॉडल्स देने में। तो सबसे पहले जो आपको ई गोल्डस्टेन, यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही होगी, तो ई गोल्डस्टेन ने सबसे पहले थ्योरी दी थी। तो ई गोल्डस्टेन ने क्या थ्योरी दी थी बताते हैं। आपको ये पिक्चर आ रही होगी समझ। ई गोल्डस्टेन ने सबसे पहले क्या करता कि एक ट्यूब के अंदर, आप देख सकते हैं ट्यूब के अंदर क्या एक हाईली इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था, दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाकर हाईली इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया एट अ प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर ऑफ गैस, जब गैस का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कम था और हाईली इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी गई थी, तो उसमें से जो रेज बाहर आ रही थी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनल रेज। हम उन्हें क्या कहते हैं, कैनल रेज कहते हैं। तो कैनल रेज जो थी हमारी, देखो कैनल रेज होती क्या है, आप फिर से समझ लो। जब भी हम किसी ट्यूब में एट अ लो प्रेजेंस ऑफ गैस प्रेशर हाईली इलेक्ट्रिसिटी को जब वेव को पास कराते हैं, उसमें से जो रेज आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैनल रेज कहते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ इसमें जब करके देखी, तो उनको पता चला, इन्होंने फिर बताया कि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। क्या इन्होंने बोला था, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स का जो इन्होंने साइन दिया था वो कुछ P होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। इसका मतलब जो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो हमेशा से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और इन्होंने कहा था कि इसके अंदर अगर हम हाईली इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तभी आपको कैनल जो रेज हैं वो मिल पाएंगी, वरना अगर आप हाईली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा पाओगे कैथोड और कैनोड लगा के, तब आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी पास करा लो, आपको प्रोटॉन्स के बारे में जानने को नहीं मिलेगा। बाकी जो उनकी थ्योरी थी ये कभी आ नहीं पाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है भी नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछा। उसके बाद हमारे आए जे थॉमसन। जे थॉमसन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। देखो जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो एटम होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे वाटरमेलन। अभी आपको जो शेप दिखाई दे रहा होगा वो एक वाटरमेलन के आकार का होगा। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम है उसके अंदर जो बहुत सारा एरिया है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो खाली एरिया है वो सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे वाटरमेलन में जो रेड एरिया होता है वो सब पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके अंदर जो बीज होता है ब्लैक कलर के, वो सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो उन्होंने ये कहा था, और इन्होंने ये भी कहा था एटम आर न्यूट्रल। मतलब इन्होंने कहा था एटम बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कोई बिहेव नहीं करता, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करता। इन्होंने ये कहा था। इनकी भी थ्योरी बहुत बुरी तरह पिट गई थी और ये जस्ट फेल हो गए थे अपनी थ्योरी में। इन्होंने ये थ्योरी जो दी थी, उसके बाद आए हमारे रुदरफोर्ड जैसी आए एकदम छा गए थे। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी, एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने दी थी, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली भी थ्योरी इनकी है। तो आप इनकी थ्योरी बड़े गौर से सुने, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी भी इनकी यही है। तो उन्होंने सबसे पहले जो आविष्कार किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ना पतली सी एक क्या ली, फॉइल लिया। किसका फॉइल लिया, गोल्ड का। गोल्ड इन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आप पतला कर सकते हो उसको पीट के। तो उन्होंने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल लिया, उसके अंदर से एक्स अल्फ़ा रेज़ को उन्होंने जैसे ही उसके अंदर डाला,
तो वो जानते थे कि जब वो एक्स अल्फ़ा रेज़ को आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रेज़ जा रही हैं, वो जानते थे कि कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे ही कोई रेखा यूँ करके जाती है तो फिर यूँ करके टकरा कर नीचे या ऊपर या टेढ़ी या मेढ़ी चली आती है। इनको भी पता था ऐसा होगा, लेकिन वही बात जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी लाइफ में होता ही नहीं है। तो इन्होंने जब देखा तो मोस्टली जो रेज़ हैं, जो रेखाएँ हैं, वो बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं। तो एक देखकर शॉक हो गए, और उनमें से जो 5% जो रेज़ थी वो डिफ्लेक्ट अगर हो भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा कम डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब उस एंगल से हो ही नहीं रही, 2-3% डिग्री एंगल से हो रही है। और उन्होंने उनमें 12,000 रेज़ को डाला था। 12,000 में से सिर्फ एक रे ही ऐसी थी जो टकरा कर वापस आ रही थी, सेम टू सेम, जैसे हमने यूँ करके भेजी और यूँ ही करके वापस आ गई। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम में, अगर बड़े गौर से देखोगे तो वो सब रेज़ क्या है, जा रही थी बिल्कुल सीधी सीधी, और अगर कोई एक आधी डिफ्लेक्ट कर भी रही थी तो बहुत ज़्यादा कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो ये इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, जो फर्स्ट थ्योरी इन्होंने दी थी कि मोस्टली जो रे थी बिल्कुल स्ट्रेट गुजर रही थी, जिससे इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा एटम है वो पूरी तरह खाली है, तभी तो वो सीधी सीधी गुजर रही है ना। जब पूरा खाली है, जब किसी से टकरा ही नहीं रही, अब टकराएंगी तभी तो इधर उधर डिफ्लेक्ट होंगी, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा एटम क्या है, खाली है। इन्होंने कहा था मोस्टली एटम क्या है, खाली है, जिसके कारण वो सीधी सीधी जा रही है। और जो कुछ रेज़ डिफ्लेक्ट हो भी रही थी, इन्होंने जो सेकंड पॉइंट कहा वो कह रहा था काफ़ी ज़्यादा कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। इन्होंने जो थर्ड पॉइंट इसमें दिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने 12,000 रेज़ को जब इसके अंदर इनपुट करा तो सिर्फ एक रे ऐसी थी जो कि मैंने बताया सीधी जाके वैसी की वैसी एंगल पर वापस आ गई थी। फिर इन्होंने एक और चीज़ कही कि एटम एकदम खाली है बिल्कुल ही, और इन्होंने कहा था कि जो एटम है उसके अंदर बहुत कम जगह पॉजिटिव चार्ज है। आप ये जो डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर जो सेंट्रल आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो कहीं ना कहीं रेज टकरा कर वापस आती, हर जगह टकरा कर वापस आती, सिर्फ एक ही रे टकरा कर वापस आई है ना। तो इसका मतलब बहुत ही ऐसी कम जगह हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने लास्ट रिज़ल्ट में यही कहा कि एटम पूरी तरह खाली स्पेस है उसके अंदर, और ये वो इसमें बहुत कम ही जगह नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। और उन्होंने कहा कि एटम में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे सारा का सारा इकट्ठा है पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बस एक ही जगह ऐसी होगी एटम में जहाँ पे बहुत सारा, उसका नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, क्योंकि एक ही रे गई थी और वो ही वापस आई थी, तो हर जगह तो ऐसा हुआ नहीं था, तो सिर्फ एक ही जगह ऐसी होगी। और इन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कहा था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इधर लिख देता हूँ, आप देखो, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2000 टाइम्स छोटा है किससे, प्रोटॉन से। सोचो कि अगर ये 2000 किलो का है तो ये 1 ग्राम का भी नहीं है, सोचो कितना हल्का होगा ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे। तो इन्होंने ये भी कहा था, और इन्होंने कहा था न्यूक्लियस में, और इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं जो एटम्स होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके चक्कर लगा रहे होंगे इर्द गिर्द, यूँ कर करके जाके, ठीक है। तो उन्होंने कहा था यूँ करके सारे चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने जो अपनी एक थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था, इनकी जो गलती थी, इन्होंने कहा था कि ये जो चक्कर लगा रहे हैं, वैसे तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आज के टाइम पे सब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के यूँ चक्कर लगा रहे थे, न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनकी जो ये थ्योरी है उस टाइम गलत गई थी। वहाँ के साइंटिस्टों ने मतलब गलत साबित इसलिए कर दिया था। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, कोई अगर तेज़ी से चक्कर लगा रहा है तो अपनी पावर को इमिट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब आप अगर रनिंग कर रहे हो तो कितनी देर रनिंग कर लोगे, आधा घंटा, 10 मिनट, ठीक है, अपनी पावर रिड्यूस ही तो कर रहे हो, एक ना एक टाइम जाके तो रुक जाओगे। तो फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की भी पावर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, तो वो या तो न्यूक्लियर के अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे यूँ करके, या तो वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एटम के जब इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, तो एटम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एटम नेवर बी जनरेटेड एंड डिस्ट्रॉय, तो ये फॉलो नहीं करता। तो उस टाइम के साइंटिस्टों ने इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इनका शेम किया। तो ये हमारी थ्योरी उस टाइम तो गलत हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी देखो यही है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। ये तो इक्का दुक्का नंबर की आ जाएगी, लेकिन हर बारी ये बड़े नंबर की आती है। उसके बाद हमारे आए बोर।
बोर्ड ने देखो क्या समझाया, सबसे पहले आप समझो। बोर्ड ने इसको एक्सप्लेन करा, उन्होंने इनकी तरफदारी ली। उन्होंने कहा कि नहीं, रुदरफोर्ड ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियर्स के, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, उसके इर्द गिर्द क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सही कहा था, चक्कर लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा था ये इसलिए अपनी पावर रिड्यूस मतलब इमिट नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पावर इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये एक परफेक्ट पाथ पर क्या सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पर। अब आप हमारे चंद्रमा को देख लीजिए, अगर मैं घरेलू एग्जांपल दूं तो पृथ्वी के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहा है। वो पृथ्वी से आके टकराता क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑर्बिट में है। पृथ्वी से आज़ाद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अगर जरा सा इधर होगा तो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगी, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स। और अगर बाहर जाएगा तो वो बाहर आज़ाद हो जाएगा, ऑर्बिट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये समझाया था। उन्होंने आप जो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे देख रहे हो, उन्होंने कहा था कि जो एक ये पार्टिकुलरली ऑर्बिट्स है उनका नाम है KLMN। आप इनको 1 2 3 4 भी कह सकते हो, लेकिन आप मेरी मानो तो KLMN ही कहना, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट्स है। ये हमारे जो है ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं पाथ में चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने ई गोल्डस्टेन का भी पढ़ लिया, जे थॉमसन का भी पढ़ लिया, रुदरफोर्ड का भी पढ़ लिया, बोरो का भी पढ़ लिया, बोर का। और अब देखिए चैडविक आए। चैडविक ने सबसे पहले किसका खुलासा किया, चैडविक ने कहा न्यूट्रॉन का। किसका, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन, चैडविक ने कहा कि एक एटम में प्रोटॉन भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है और एटम्स भी होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर में जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, इसमें कुछ न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब देखिए सबसे पहले न्यूट्रॉन समझिए क्या होता है। न्यूट्रॉन एक फालतू का मास होता है, खामखा का वजन होता है, जो एटम का वजन बढ़ाता है। जैसे आपका स्कूल बैग, आप थक जाते हो उठाते रहते हैं, जस्ट वो एक वजन ही तो आपका बढ़ा रहा है। अगर आप उसके साथ तराजू पे खड़े हो जाओ, उसका कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। ये जस्ट एक एटम का वजन बढ़ाएगा और ये इसी में चिपका रहता है, इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का यही काम होता है। अब देखिए, जो एक चीज़ और समझिए। अब आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2000 गुना छोटा होता है, तो उसका जो मास होता है, जो उसका वजन होता है, नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब अनदेखा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर 1 ग्राम भी वजन नहीं होता। सोचो, एक एटम जिसको आप आँख से देख भी नहीं सकते, उसका मॉलिक्यूल जो उसका प्रोटॉन्स हैं, उसका भी वो 2000 गुना छोटा है। तो जस्ट इमेजिन कितना छोटा होगा। तो उसके हम वजन को नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको जस्ट मैं समझा सकता हूँ कि एक एटम मास ऑफ एटम, या फिर एक एटम का मास देखो किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो हमने ये वाला निकाला है, इसको हम n कहते हैं, स्मॉल n, प्लस का मास ऑफ प्रोटॉन, जो हमेशा किस चार्ज में रहता है, पॉजिटिव चार्ज में रहता है। ठीक है, तो इन दोनों का मास मिला के हमारा एक एटम का मास बन जाता है, इन्होंने ये कहा था। और बाकी न्यूट्रॉन में आपको इसकी फिर से नेचर बता दूं, ये किसी काम का नहीं होता है, जस्ट ये एक वेट बढ़ाता है। अब जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्बिट। देखिए, जो ये एलिमेंट कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बिहेव कैसा करते हैं, मूव कैसे करते हैं एक ऑर्बिट में, क्योंकि जे थॉमसन ने रुदरफोर्ड ने बिल्कुल सही कहा था कि ये मूव करते रहते हैं। तो अब हम यही जानेंगे कि ये मूव कैसे कर सकते हैं और किस किस ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि फॉर्मूला होता है, इसका मामला होता है 2n²। अगर देखिए, अगर मैं k, आपके ऊपर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा k, फिर दिखाई दे रहा होगा l, फिर दिखाई दे रहा होगा m, फिर n। तो k को आप 1 मान लीजिए, फिर l को 2, m को आप 3 और n को आप 4 मान लीजिए। अब देखिए, इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं निकालना दिखाता हूँ आपको। देखो, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट k में n का मान कितना है, 1, तो 2 n की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। मतलब k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसे ही l 2, इसकी वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू में 8।
ऐसे ही m 2 n का स्क्वायर मतलब n मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे ही लास्ट हमारे 4 ही ऑर्बिट होते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्बिट नहीं होता। तो 2 4 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 32 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले। बस ठीक है, आप मेरी सारी की सारी बातों को बार बार सुनना क्योंकि तभी ये थ्योरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले तो ये रदरफोर्ड वाली और जे थॉमसन वाली ये पक्का आती हैं और रदरफोर्ड वाली तो 100% आएगी, लिख के मैं दे सकता हूँ। अब देखिए इन सब की वैल्यूज़ कितनी कितनी आ गई हैं। के की वैल्यू आ गई हमारी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा भी कि कैसे इसको करते हैं। इसकी कितनी आई है 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और इस वाली में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब देखिए मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ एक एटम का, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा ये पूरी समरी हो जाएगी। सबसे पहले एक एटम में न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं और हमारा क्या होता है न्यूट्रॉन, जो फालतू होता है खामखा ऐसे ही, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, फालतू होता है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे होंगे। फिर आएगा हमारा ऑर्बिट नंबर एल में कितने होते हैं 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आता है हमारा एम ऑर्बिट में है 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक सर्कुलेशन पाथ में ही वो रोटेट करे जा रहे हैं, इसी वजह से हैं ये। तो हर एक एटम का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बता दूं बीच में न्यूक्लियर होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक सर्कुलर पाथ पे बिहेव कर रहे होते हैं या फिर सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो और ज़्यादा गौर से देखनी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा खुल के समझाने वाला हूँ। इसके की जो आगे की थ्योरी और बिहेवियर है उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना, आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आ जाएगी और आप एग्ज़ाम में यही लिखाना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं डेली डालता रहता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। जय हिंद, जय भारत।